चलो, एसएससी जीडी की सूचना आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन लगभग नवंबर तक आ जाएगा और करीबन करीबन 30 से 40 हज़ार पोस्टें एसएससी जीडी में इस बार आने की संभावनाएं हैं। तो अपने जो 2022 में एसएससी जीडी के जो पेपर्स हुए थे उनके ऊपर अपने चर्चा करें, ठीक है। मैथ के जितने भी शिफ्टें हुई थी सभी में मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे सभी का सॉल्यूशन करेंगे ताकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिल जाए। और कोई जो नया स्टूडेंट है वो अगर हमसे कंप्लीट मैथ कोर्स करना चाहता है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो वो अपने से जुड़ सकते हैं। तो पहले अपने करते हैं क्वेश्चंस, लास्ट में 5 मिनट अपने और चर्चा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। कौन सी शिफ्ट है ये? पहली शिफ्ट हुई थी 10 जनवरी 2023, ये पहली शिफ्ट थी, ठीक है। नवंबर 2022 के लमसम वैकेंसी आई थी और जनवरी में इसके एग्जाम हुए थे। तो पहली शिफ्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने कैसा पूछा गया था। तो एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पूछिए हमसे, औसत गति, ठीक है। औसत गति हमसे पूछिए। तो औसत गति का या औसत चाल का फॉर्मूला सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल चाल का फॉर्मूला है वही औसत का है। कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। ये अपने औसत चाल का फॉर्मूला। अभी चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो इन्होंने चाल की जगह औसत चाल कह दी, तो औसत चाल के फॉर्मूले में कुल दूरी बटे में कुल समय, तो ये अपने औसत चाल का फॉर्मूला। तो कुल दूरी तो हमें दे रखी है, उसने ये 4 रास्ते हैं और इन 4 रास्तों में तय की गई दूरी हमें दे रखी है, ठीक है। कुल दूरी उन्होंने दे रखी है। पहले रास्ते पे 20 किलोमीटर चले, फिर 15 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर और फिर 24 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 35, 45 और 55, 65 यानी 64 किलोमीटर कुल दूरी आपकी हो जाएगी, सही है। सॉरी, ये होगी आपकी 20, 35, 45, 55, 65 और 4 69, कुल दूरी 69 किलोमीटर की आपकी हो जाएगी। लेकिन समय तो दे ही नहीं रखा, हमें तो दे रखी है चालें। तो अब समय हमें ज्ञात करना पड़ेगा। समय का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, ये समय का फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अपने पहले का समय यहां निकाल लेते हैं। पहला समय t1, तो दूरी कितनी दी हुई है? 20, गति 5, तो 5 चौका 20, तो 4 घंटे पहला दूरी तय करने में। दूसरी दूरी देखें तो 15 किलोमीटर का सफर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो समय हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। तीसरा देखें तो t3 हो जाएगा, इसमें 10 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 5 घंटे इसमें लग गए। और लास्ट 24/4 करेंगे तो 6 घंटे इसमें। तो पहली दूरी तय करने में 4 घंटे, दूसरी दूरी में 5 घंटे, तीसरी दूरी में 5 घंटे और चौथी दूरी में 6 घंटे। तो 5 5 10, 10 और 4 14 और 6 20, तो कुल 69 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कुल 69 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 घंटे का समय लगा। तो फॉर्मूला हो गया कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा दूरी को जोड़ना ही था, लेकिन समय नहीं दिया हुआ था, तो समय का फॉर्मूला बनाया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अब उन्होंने समय बनाया। अब भाग देना आपको, भाग दे लो आराम से। मान लो सिर्फ 2 का ही भाग देते हो तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 5 10। अब इसमें 10 का भी तो भाग देना है, तो ये आ जाएगा आपका 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल
इंपॉर्टेंट है, यानी चाल दूरी में से आपका जो प्रश्न बना है औसत चाल से बना है। तो जैसे चाल दूरी के अंदर आप लिख सकते हो कि हमें औसत चाल करके देखना है, ठीक है। तो जो जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे उससे आपको हर चैप्टर के वो टाइप पता लग जाएंगे जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो पुराने स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, जो नए स्टूडेंट है उनको तो जीरो लेवल से करना ही पड़ेगा। तो पहला प्रश्न अपनों ने किया, हमसे पूछी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो हमने यहां से उठा ली और समय हमने ज्ञात किया दूरी बटे चाल के फॉर्मूले से, फिर कुल दूरी में कुल समय का भाग दिया तो आगे औसत चाल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहां से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अनुपात समानुपात से पूछा गया है, अनुपात समानुपात, ठीक है। तो अनुपात समानुपात में पूछा गया अभी 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y और बराबर में है 9 अनुपात। तो एक ध्यान रखना आप कि अनुपातों को अपने बटे में लिख सकते हैं, यानी अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5x माइनस 2y बटे में x माइनस 2, ठीक है, और बराबर 9 अनुपात 17 को भी अपने लिख सकते हैं 9 बटे 17, ठीक है। अब इसको हल करें तो वज्र गुणा का हम सहारा लेंगे, तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, सॉरी 17 पंजे 85 x और 17 दूनी 34 y बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18, ठीक है। अब बस पक्षांतर करना और कुछ, जहां x वाला मान है वहां x वाले मान को ले आते हैं, इसको ले आएंगे तो ये घट जाएगा, देखो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 18y माइनस का है, इस 34y को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 85 में से 9 गए, कितने बचेंगे 76, 76x और 34 में से 18 गए, 18 और 18 36, यानी ये हो जाएगा 16। अगर 4 का भाग दे दें तो 4 चौके 16 और 19 चौका 76, ठीक है। अब x और y के बीच में बराबर का निशान है, अनुपात का निशान बनाएंगे तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 19, ठीक है। अब अपने पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू। उन्होंने हमसे पूछा है आप बताओ 9x बटा 13y का मान, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपने को, जहां x है वहां x की वैल्यू रख देंगे, 9 गुणा x की जगह x की वैल्यू 4 बटे में 13 गुणा y की जगह आ जाएगा, ठीक है। 9 चौका तो 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 और इनको गुणा कर लेते हैं तो 19 3 57, 57 5 19 से कम 19, 19 और 5 24, ये आ जाएगा 36 बटा 247, ठीक है। तो 36 आते ही पता लग गया तभी होगा, तो यही ऑप्शन, क्योंकि 36 तो और कहीं दिया हुआ नहीं, फिर भी कंप्लीट उन्होंने हल कर लिया 36 बटा 247। कैसे किया, सबसे पहले इन अनुपातों को अपने रख दिया बटे में, सेम फिर 9 बटे 17 को भी बटे में रख दिया। अब 17 को इस पूरे से गुणा कराएंगे तो 17 5 85x, 17 दूनी 34y, ऐसे ही 9x माइनस 9 दूनी 18y, ठीक है। अब 85 में हम लोगों ने 9x को पक्षांतर कर दिया और 34 18y तो था 34 को यहाँ पक्षांतर कर लिया, ये दोनों आपस में घट जाएंगे और ये भी आपस में घट जाएंगे, ये 76x और 16y 4 के पाड़े से काटेंगे तो 19 और 4। अब बराबर को अनुपात में बदलेंगे तो ये संख्या पलट देगी, x की वैल्यू 4 y की 19। तो हमसे पूछा 9x बटा 13y, तो जहां x है वहां 4 लगा दो और जहां y है वहां 19 लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36 और 19 गुणा 13 करेंगे 200, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन देख लो आप। ये आ गया अपना डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न है, एक डीलर ने
एक वस्तु 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। ठीक है, यानी ये आपका अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर उन्होंने 20% की छूट दी और 10% की हानि हुई है। अगर अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसे 440 रुपए का लाभ, कितनी छूट उसे देनी चाहिए ताकि उसे 440 रुपए का लाभ हो जाए। ठीक है, तो सवाल जो है थोड़ा सा लेंथी है, आपको थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको इधर कर देते हैं। सबसे पहले अपने 72,000 दिया हुआ है, बनेगा नहीं है ना, इधर ही ठीक है। 72,000 दिया हुआ है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 72,000 अंकित मूल्य है और उन्होंने अंकित मूल्य पर 10% 20% की छूट दी है। 20% की छूट दी है, इसका मतलब उसने 80% पर इसको बेचा है। तो हमें ये पता लग जाएगा बेचा कितने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 8 दूनी 16 8 7 56 और 1 57, तो 57,600 रुपए में बेचा है। अब बेचने पर 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है, यानी अगर हम ये 10% ये जो वैल्यू है, ये अगर लागत हम मान लें, लागत अपने मान लें 100 है और 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। 100 का 10% कितना होता है, 10। तो फिर जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 90। तो ये जो है 57,600, ये किसकी वैल्यू मान लेते हैं अपने, 90 की, और 100 की वैल्यू निकालेंगे यानी लागत आ जाएगी। तो 57,600 अगर 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकाल लें तो लागत आ जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 9 छिका 54 और 9 चौका 36, तो 64,000 रुपए जो है ये आ गया हमारा लागत में। भी लागत 100 मानी, 10 की हानि पर बेचा तो 90 में बेचा उसने, तो ये विक्रय मूल्य, ये 90 की वैल्यू है, लागत चाहिए तो 100 की वैल्यू निकाल दी, तो ये लागत आ गई। अब वो चाहता है कि मैं कितने के लाभ पर बेच दूं, 440 के लाभ पर बेच दूं। इसका मतलब वो बेचना चाहता है 64,440 रुपए में। ठीक है, अब अंकित मूल्य तो उसका कितना अभी भी 72,000 ही तो है। तो अगर 72,000 में से ये वैल्यू घटा दें तो बाकी वो जो भी दे रहा है वो डिस्काउंट आ जाएगा। यानी अगर हमें ये पता करना है कि उसने कितनी छूट दी है, तो 72,000 अंकित मूल्य है और सेलिंग प्राइस रखना चाहता है 64,440, लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका डिस्काउंट। तो 10 में 0 का 0, 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 9 में से 4 गए 9 में से 4 गए 5 बच जाएंगे और 11 में से 4 गए 7, तो ये हो जाएगा 7,560 रुपए डिस्काउंट। अब ये छूट किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे तो दी जाएगी। तो अगर हम डिस्काउंट का परसेंट ज्ञात करेंगे तो डिस्काउंट मिला है 7,560 का और अंकित मूल्य कितना है 72,000 और गुणा में 100, तो 2 0 से तो 2 0 कट, 0 से 0। अगर अपने भाग दें 9 का तो 9 8 72, 9 8 72 और 9 चौका 36। 8 का भाग दें तो 8 दाया 80 और 8 पंजे 40, तो डिस्काउंट परसेंट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 10.। ठीक है, एक बार थोड़ा सा दोबारा समझते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था ये। सबसे पहले अंकित मूल्य 72,000 है, 20% डिस्काउंट दिया मतलब 80% पर बेचा, तो ये आ गया विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य है 57,600। अगर हम लागत 100% माने कि भी लागत 100% है और हानि जो है वो 10% है, तो विक्रय मूल्य का परसेंट कितना आ जाएगा 90%। तो ये अगर 90% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 64,000, लागत पता लग गई।
अब वो चाहता है 440 का लाभ कमाना, तो इसका मतलब वो 64,440 में बेचेगा 72,000 का सामान। तो 72,000 का सामान 64,440 में बेचेगा तो 7,560 रुपये छूट देगा। छूट का परसेंट चाहिए, तो छूट बटे में छूट बटे में अंकित मूल्य गुणा 100, तो डिस्काउंट का परसेंट आ जाएगा 10.5। ठीक है ना, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। लाभ हो हानि हो वो तो लागत पर होती है, लेकिन डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके आए थे। अपने कोशिश तो ये रहेगी एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो यूट्यूब पर ऐसे डालें जिसमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर सके। अदरवाइज एक संडे में एक वीडियो तो आनी है। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है, खर्चा उसका 75,000 रुपये है। आय उसने 18% बढ़ा ली, खर्चा उसने 12% बढ़ा लिया, तो बताओ बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। देखो आय जो है वो 95,000 है और खर्च जो है उसका वो हो जाएगा 75,000। तो 95,000 में से 75,000 तो खर्च कर रहा है, तो फिर उसकी बचत कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी उसकी 20,000। अब आय उसकी 18% बढ़ गई है, आय बढ़ गई 18%, तो 95,000 का 18%, 2 0 से 2 0 कट, 0 18 5 90 और 18 में 162, 162 और 9 171, तो 17,100 ये आय में बढ़ोतरी होगी। अब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी, 1,14,000। ठीक है, 7 और 5 0 0 1 7 और 5 12 हासिल की 1 देगा 1,12,100। खर्च की बात करें तो खर्च 75,000 है और 75,000 का उसने 12% खर्च बढ़ा लिया, 12%। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट होगी, 12 5 60 और 12 7 84, 84 और 7 84 और 7 क्या देगा 84 और 6 90, तो 9,000 रुपये उसने खर्च। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 84। तो पहले के मुकाबले कितनी आय बढ़ गई उसकी, तो 84 है तो 16 और 21 12,100, 12,100 ये हो जाएगी 28,100। उसकी आय बढ़ गई 28,100। ठीक है, 28,100 रुपये आय बढ़ गई। अब बचत देखो, एक सेकंड, बचत देखते हैं अपने इसकी कितनी वृद्धि होगी। बचत पहले के मुकाबले 8,100 रुपये बढ़े। अगर हमें चाहिए बचत का परसेंट, तो बचत है 8,100 और वृद्धि किस में हुई है, 20,000 में तो हुई है, गुणा 100, तो बचत में जो वृद्धि हुई है उसका परसेंट निकल आए। और 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8 और ये हो जाएगा अपना 40.5। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ये सी। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। आय थी 95,000, आय में 18% की वृद्धि कर दी, तो आय होगी आपकी 1,12,000, 1,12,100। खर्च उसका कितना था 75,000। ठीक है, शुरुआत में 95,000 आय थी, खर्च था 75,000, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये की बचत हो रही थी। फिर आय में 18% की वृद्धि की, तो नई आय होगी 1,12,100। खर्च है, खर्च में 12% की वृद्धि की है, तो 75,000 का 12% तो 9,000 होता है, तो खर्च हो गया 84,000। अब आय है 1,12,100 और खर्च है 84,000, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नई बचत आ गई। अब पहले के मुकाबले बचत को देखोगे तो पहले 20,000 की बचत थी, अब 28,100 की बचत है। इसका मतलब बचत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 8,100। तो ये जो 8,100 ये 20,000 में तो वृद्धि हुई है, तो 8,100 20,000 का कितना परसेंट है, तो 40.5
5% है, तो बचत में 40.5% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी और 4,35,000 रुपए में बेच दी, लाभ प्रतिशत कितना है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे लाभ हानि का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो उन्होंने इसमें पूछा है। ठीक है, इससे पहले था वो बढ़िया था, वो विद डिस्काउंट था। सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करते हैं। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? 3,50,000, विक्रय मूल्य कितना है? 4,35,000 और क्रय मूल्य है 3,50,000। अगर अपने लेस कर दें तो पता लग जाएगा लाभ कितना है। ये हो जाएगा आपको 0, 0, 0 और 5 और 13 में से 5 गए 8, 85,000 का अपने को लाभ। ठीक है, हमें चाहिए लाभ का परसेंट, तो लाभ का परसेंट चाहिए, तो लाभ बटे में लागत मूल्य गुणा में लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100, लाभ का परसेंट हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 5 7 35 और 17 5 85, 7 का भाग दे देंगे अपने, लाभ का परसेंट आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 3, फिर 7 चौके 28 बच जाएगा 2 और लगभग 7 या 21, तो लगभग आ जाएगा आपका 24.3। लगभग ही तो पूछा है, तो लगभग क्या आ जाएगा 24.3, 7 ये 21 ये 20 तो है, तो लगभग आ जाएगा आपका, या आप करोगे पूरा शुद्ध रूप में तो आ जाएगा 24.2। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 24.3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ। लाभ परसेंट चाहिए तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता, लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगी, और डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। तो पहले भी चर्चा की हुई है अपनों ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 2 सेमी। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछा है। तो हमसे बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, जैसे ये बेलन है तो ये जो एरिया है ना ये वक्र पृष्ठ, ये जो एरिया है ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr h प्लस हमसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों आधार भी ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2πr h प्लस r। ठीक है ना, जब अपने कंप्लीट कोर्स है उसमें अपनों ने ये फॉर्मूले बनाने भी सिखाए हुए हैं, कैसे बनते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, ताकि रटना ना पड़े, लेकिन अपने पास इस वक्त तो फिलहाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे। 2πr कॉमन है, अगर 2πr बाहर रख लें तो यहाँ तो बचेगा h प्लस, यह आ जाएगा आपका h प्लस 2πr कॉमन ही तो है, बाहर रख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h, 2πr बाहर है तो अंदर आ जाएगा h प्लस r। 2 गुना पाई का मान 22/7। त्रिज्या की बात करें तो देखो व्यास 14 है, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, h की जगह क्या आ जाएगा 2 सेमी प्लस h 2 सेमी प्लस r कितना आपका, ये तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणा 7 2 9 और 2 गुणा कर देंगे 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 4, ये आपका हो जाएगा 484 सेमी स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल था, हमें डिटेल दी हुई है, बेलन का व्यास भी दिया, ऊंचाई भी दी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और
संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दोनों का योग पूछा है। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन था, बाहर रख दिया तो यहाँ गया एच प्लस में एच प्लस आर, वैल्यू पुट किया गुणा किया। इतने हार्ड सवाल जो है आपके जीडी में नहीं पूछे जाते हैं। आप कुछ एक सवाल आपको सभी शिफ्टों में कैलकुलेटिव मिलेंगे, कुछ एक सवाल, सारे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ एक सवाल कैलकुलेटिव जरूर मिलेंगे। तो एक शहर में भालुओं की जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी? तो 2 साल पहले अपने मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो थी भालुओं की वो थी, मान लेते हैं 100। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या भालुओं की कितनी थी? 100। अब इसमें टाइम कितने साल का दिया हुआ है? 2 साल। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या हर वर्ष 3% बढ़ रही है और 2 साल पहले। तो ध्यान रखना कि अगर टाइम 2 साल का हो तो हम 1 साल की वृद्धि दर दी हुई ना 3%, तो 2 साल की बढ़ाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2a.a की स्क्वायर। 2 साल की बजाय अगर 3 साल का आ जाता है तो यूज करेंगे 3a.3a की स्क्वायर a की क्यूब। तो ये 2 साल की वृद्धि के लिए, ये 3 साल की वृद्धि के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। अमूमन अपने 2 साल 3 साल की वृद्धि का पूछ लेते हैं। 2 साल के लिए 2a.a की स्क्वायर, 3 साल की वृद्धि के लिए 3a.3a की स्क्वायर a की क्यूब। ध्यान रखना पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए और यहाँ पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होने चाहिए। तो फिलहाल अपने इसी पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 2 साल का यही है। तो 2 साल की अगर वृद्धि देखें अपने, तो वृद्धि का फॉर्मूला 2a.a की स्क्वायर, a किसे यूज करना है? जो दर दी हुई है ना वही हमारा a है, जो दर है वही हमारा a है, ठीक है। तो a की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर 9 होता है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, इसलिए अपने लिखेंगे 0.0, 3 की स्क्वायर 0, ठीक है। फिर गुणा करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6, तो ये होगी वृद्धि। 2 साल पहले जनसंख्या 100, वृद्धि 2a.a की स्क्वायर, a 3 है तो 3 की स्क्वायर 0 9 और 3 दूनी 6, ये वृद्धि होगी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी बनेगी? 106.0, ठीक है। ये 2 साल पहले की जनसंख्या, ये वृद्धि, और ये वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान। अब इसी की वैल्यू सवाल में दी हुई है। वर्तमान में भालुओं की जनसंख्या 21,218, तो 21,218 106.09 की वैल्यू तो है और हमें पता करनी है प्रारंभिक जनसंख्या, तो हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। तो कर देंगे सॉल्यूशन, अपने इधर कर देते हैं। तो 21,218 इसकी वैल्यू है 106.09 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100, ठीक है। 2 साल पहले जनसंख्या 100 थी, पॉइंट हटाएंगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। अब ये देखो इसको कट कर देगा, 9 दूनी 18 है और 106 दूनी 212, तो ये इसको पूरा 2 पर कट कर देगा। 2 गुणी 10,000 यानी 20,000 जनसंख्या, ठीक है। तो भालुओं की जनसंख्या 2 साल पहले 20,000, हमने माना 100 थी, 2 साल की वृद्धि 2a.a की स्क्वायर, तो उस हिसाब से वृद्धि हुई 6.09 की, जोड़ेंगे तो वर्तमान हो गया 106.09, उसी की वैल्यू 21,218, 21,218 106.09 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 20,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये भी बहुत आसान है। एक्स ने 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और दूसरी तरफ 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो हमें बताना है एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर कितना है, ठीक है। तो एक साइड तो उन्होंने 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, 1 दर्जन 12 तो 2 दर्जन 24, तो उन्होंने 24 पेन खरीदे 180 रुपए में, भाग दे देंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा। दूसरी तरफ 180 रुपए में उन्होंने 40 पेंसिल खरीदी है,
तो भाग दे देंगे तो एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, 180 रुपये में 24 पेन, 180 रुपये में 40 पेंसिल, भाग दे देंगे तो पता लग जाएगा एक पेन कितने का, एक पेंसिल। तो 6 चौका 24, 6 तिया 18, 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 4 5 20, तो एक पेन 7.5 रुपये का है। अगर बात करें पेंसिल की तो 0 से 0 कट, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4.5 रुपये की पेंसिल है। 7.5 का पेन है, 4.5 की पेंसिल है, तो दोनों के मूल्य के बीच डिफरेंस आ जाएगा 3 रुपये। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन होंगे जो कैलकुलेट आए, बाकी लगभग सवाल जो आसानी होंगे। तो 180 रुपये में 24 पेन, 180 रुपये में 40 पेंसिल, एक पेन का मूल्य 7.5, एक पेंसिल का मूल्य 4.5, अंतर आ जाएगा 3 रुपये का। नेक्स्ट देखो, ए अपने वेतन का 45% तो भोजन पर खर्च कर रहा है और 5% वो वृद्धाश्रम के अंदर दान कर रहा है। अब भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च कर रहा है। आय बताओ, तो बहुत ज्यादा आसान है। उसने कुल खर्चा किया 28,500 का। ठीक है, परसेंट में देखें तो 45% भोजन पर खर्च और 5% वृद्धाश्रम पे खर्च। तो जोड़ दें अपने, तो 45 और 5 50% खर्च कर दिया उसने, और ये 50% की ही वैल्यू, खर्ची तो है ये खर्च है, तो ये 45 और 5 50% की वैल्यू। आय कितनी है 100%, भी 100% आय, उसमें 45% भोजन पर खर्च और 5% वृद्धाश्रम पे खर्च। 0 से 0 कट होगी, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 0 0 2 5 10, 28 दूनी 56 और 1 57, तो 57,000 रुपये आय हो जाएगी। 57,000 रुपये आय हो जाएगी। 57,000 रुपये आय। ठीक है, तो 45% भोजन पर, 5% वृद्धाश्रम पे, दोनों किया अपनों ने, कितना हो गया 50, 50 की वैल्यू 28,500, तो 100 की वैल्यू 57,000। क्वेश्चन नंबर 10, एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। एक है ए, वो इस पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। इस समय और कार्य का क्वेश्चन आ गया। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, और सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। हमें से पूछा दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें और पहले दिन ए पेंट करना प्रारंभ। देखो, ए अगर अकेला पेंटिंग करे तो 12 दिन में वो सारी पेंटिंग कर सकता है। ठीक है, अगर बी पेंटिंग करे तो वो कर सकता है 8 दिन में, और सी अगर पेंटिंग करे तो वो पेंटिंग कर सकता है कितने दिनों में 10 दिनों में। तो हम ये देख लेते हैं कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य हम निकाल लेंगे एलसीएम के माध्यम से। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो यही कुल कार्य है 120 कुल कार्य। ठीक है, अब कुल कार्य में मिल गया, तो ए की क्षमता देखते हैं, तो 12 धाया 120, बी की क्षमता 15 120 और सी की क्षमता 12 धाया 120। ये ए बी सी की कुल क्षमता आ गई। ठीक है, अब अगर सारों से मिलके काम कराते तो सारों की क्षमता जोड़ के कुल कार्य में भाग दे। काम करवाना है ए से काम करवाना। अगर ए से काम करवाना है तो पहले दिन तो ए काम करेगा कितना, दूसरे दिन क्या होगा, ए की सहायता के लिए बी और सी भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो दूसरे दिन काम जो है सारे मिलकर करेंगे, तो कितना काम कर देंगे 37 काम कर देंगे। 12 और 15 27 और 10 37, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 47 काम तो सारा ही 120 है, यानी 2 दिन और करें अगर ये, तो ये कितना काम कर देंगे 47। तो 47 और 47 94 काम हो गया। 94 काम 4 दिनों में हो गया,
अब पांचवा दिन काम कौन करेगा? अकेला ए करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 दिन में काम हो जाएगा 106। 5 दिन में, यानी आंसर 5 से कुछ ज्यादा है तो यही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको ज्यादा समय देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 104 काम हो गया है। शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 16, और ये शेष काम ये तीनों मिलकर करेंगे। और इनकी क्षमता कितनी है? इनकी क्षमता तो 37 है। 37 है। ठीक है, तो 5 दिन में 104 काम हुआ है, शेष काम 16 बचा है, और ये सारे मिल जाएं तो एक दिन में 37 काम कर सकते हैं। करना कितना है? 16 है। तो 16 देखो 37 से आधे से कुछ कम है, तो 5.4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको कंप्लीट चाहिए तो 5 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। अब 37 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 37 दूना 74, 37 पिया 111, 37 चौके 148, तो 4 पर ये चला जाएगा। ठीक है, आगे और भी है तो अपने को तो एक ही अंक पूछा है दशमलव में, आंसर हो जाएगा 5.4। नेक्स्ट, ये भी टाइम एंड वर्क का है, यानी सभी टॉपिकों से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। चाल दूरी का एक आ गया, एक आगे और आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के 2 हो गए, लाभ आने के भी 2 आए थे, प्रतिशत के भी 2 आए थे, एक आय व्यय से आया था, एक वृद्धि से आया है ना। सभी टॉपिकों से 2-2 क्वेश्चन पूछे। अनुपात का भी एक आया है तो आगे एक और आ जाएगा। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे? 5 महिलाएं हैं और 5 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो ये हो जाएगा कुल कार्य। कुल कार्य होता है क्षमता गुणा समय। इसी कुल कार्य को अगर बच्चों से करवाएं, तो बच्चे कितने हैं? 8, और कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। तो ये हो जाएगा 80C बराबर 40W। 0 से सीधे ही कट कर दें, 40 से कम 40, 40 गुना 80। W और C के बीच बराबर का निशान है, अनुपात में बदलेंगे तो जो गुणा में इनकी संख्या वो पलट जाएगी। तो महिलाओं की क्षमता 2 और बच्चों की क्षमता 1। महिलाओं की क्षमता 2, बच्चों की क्षमता 1। अब निकाल लेते हैं कुल कार्य। कुल कार्य भी बताया था, क्षमता गुणा समय। अब चाहो तो कुल कार्य या बच्चों से निकाल लो या महिला से, कुल कार्य तो सेम ही आना है। मान लो महिलाओं से करवाएं तो 5 महिलाएं हैं, एक महिला की क्षमता कितनी है? 2 है, और समय उनको कितना लगा? 8। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 8 80। तो ये है कुल कार्य। ये कुल कार्य है, और ये कुल कार्य करवाना किससे है? ये कुल कार्य करवाना है बच्चों से। ये कुल कार्य करवाना है 2 महिलाओं और 4 बच्चों से, तो करवा देंगे अपने कुल कार्य। क्या ये करवाना है 2 तो महिलाओं से और 4 बच्चों से। तो कुल कार्य है 80। जब 2 महिलाएं करेंगी तो महिलाओं की क्षमता 2 है, प्लस 4 बच्चे करेंगे, बच्चों की क्षमता 1 है। तो 80/2 दूनी 4, 4 और 4 8, भाग देंगे तो 10 दिनों में ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, 10 दिनों में ये काम पूरा हो जाए। दस दिनों में काम पूरा। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं। 5 महिलाएं 8 दिन में करेंगी कुल काम, 8 बच्चे 10 दिन में करेंगे कुल काम, दोनों काम बराबर हैं। इक्वल का निशान, 40 से कम 40, 40 गुना 80। महिला और बच्चों की भी क्षमता निकालेंगे तो पलट देंगे, क्षमता का अनुपात हो गया। कुल कार्य चाहिए महिलाओं से कराओ पुरुषों से कराओ, कुल कार्य सेम ही होगा। उन्होंने महिलाओं से कराया तो 5 महिलाएं, एक क्षमता 2 गुणा 8, यह हो जाएगा कुल कार्य 80। अब ये कुल कार्य हमें 2 तो महिलाओं से कराना है, 4 बच्चों से कराना है। तो 2 महिलाएं, महिलाओं की क्षमता 2, 4 बच्चे, बच्चों की क्षमता 1, तो 8 80/4 और 4 8, भाग देंगे तो 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, अनुपात का 1 साल तो पहले आ गया था, दूसरा क्वेश्चन अब आ गया। हमसे पूछा है चतुर्थानुपाती, उसने कहा है √6
√8, √21 और चतुर्थ अनुपाती बताओ, यानी डी का मान बताना। यानी इसमें ये लगता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। हल कैसे करते हैं? पहले को चौथे से गुणा, दूसरे को तीसरे से। तो √6 गुणा डी बराबर √8 गुणा √21। पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से। तो डी का मान चाहिए तो यह आ जाएगा √8 गुणा √21 और बटे में √6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपने हल कर लेते हैं। जैसे √8 है, 8 होता है √4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 का तो रूट अलग होता ही है, तो 4 तो बाहर, यानी कि इधर बताते हैं आपको, जैसे ये है 4 दूनी 4 का तो रूट बाहर हो जाएगा 2, इस 2 का रूट नहीं होगा तो ये अंतर है। ठीक है, तो √4 को लिख सकते हैं अपने 2 √2, 21 को लिख सकते हैं √3 गुणा √7, बटे में 6 को लिख सकते हैं √2 गुणा √3। ठीक है, √8 को लिख सकते हैं 2 √2 और 21 को लिख सकते हैं √3 गुणा √7 और इसको लिख सकते हैं √2 गुणा √3। ठीक है, और अगर आपको ना ये क्लियर हो तो ऐसे लिख देना इसको, और तो क्या करेंगे √4 गुणा √2, तो क्लियर हो जाएगा। √4 गुणा √2 हो जाता है 8। ठीक है, अब देखो √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास डी का मान कितना रह गया? डी का मान आपके पास रह गया, √4 का मान कितना होता है 2, √7 हल होता नहीं है, तो ये आपके पास रह जाएगा 2 √7, 2 √7। ठीक है, 2 √7। आसानी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछा है, पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा। अब इनके रूट थोड़े हल कर दिए, √8 को लिख दिया √4 गुणा 2, इसको लिख दिया √3 गुणा √7, इसको लिख दिया √2 गुणा √3, तो √3 से √3 कट गया, √2 से √2 कट गया, √4 का मान 2 और √7 वैसे का वैसा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 √7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? तो ध्यान रखना, उसने कहा उसी दूरी को तय करने में, तो दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा, समय के अनुपात का उल्टा होगा, समय के अनुपात का उल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर दूरी समान हो तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो चाल उसने अपनी आधी कर दी, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे, यानी अगर वो चाल का अनुपात 2 से 1 कर रहा है, चाल आधी कर रहा है, इसका मतलब उसको जो समय लगेगा, समय वो डबल लगेगा, 1 के मुकाबले 2 लगेगा। अगर चाल आधी कर रहा है तो समय डबल लगेगा। पहले उसको समय कितना लग रहा था? पहले उसको 5 घंटे लग रही थी, तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 घंटे, तो 2 अनुपात की वैल्यू 10 घंटे। यानी चाल आधी करेगा तो समय डबल लगेगा, चाल 1/3 करेगा तो समय 3 गुना लगेगा। तो कितने घंटे ज्यादा लगे? दोनों का डिफरेंस 5 घंटे ज्यादा लगे। 5 घंटे तो लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, पहले 5 घंटे में सफर हो रहा था, अब 10 घंटे में हो रहा है, तो 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लाभ आने का एक और सवाल आ गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा? तो आप ध्यान रखना
कि अगर 100 में से डिस्काउंट को घटाया जाए तो आ जाता है लागत मूल्य। अगर 100 में लाभ को जोड़ दिया जाए, 100 में लाभ को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है? अंकित। ठीक है ना, छूट मतलब छूट परसेंट से, लाभ मतलब भी लाभ परसेंट से। तो 100 में से कितनी छूट दी उसने? 40% की छूट दी है, घटा दो, ठीक है, लागत आ जाएगी। और 100 में लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, जोड़ दो तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 60:120 या 1:2। लागत का अनुपात भी आ गया, अंकित का अनुपात भी आ गया। अंकित मूल्य तो दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात, क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही। ठीक है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 2400, 2 की वैल्यू 2400 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। भाई 2 का हाफ ही तो 1 है, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 1200। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ध्यान रखना 100 के अंदर डिस्काउंट परसेंट घटा दो, लागत आ जाएगी, और 100 में लाभ परसेंट जोड़ दो तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य उसने पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। देखो चाल दूरी का दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक स्टार्टिंग में किया था अपनों ने। तो एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताओ। देखो वो भी औसत का ही क्वेश्चन था, ये भी औसत चाल का ही प्रश्न है, लेकिन उसमें दूरियां अलग अलग थी, दूरियां अलग अलग थी। दूरियां अलग अलग थी तो हमें बेसिक करना पड़ा, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर दूरियां समान हो, भाई वही तो दूरी चल के गया और उसी दूरी से वापस आए, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर वह साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट आता है, तो सेम ही तो दूरी तय कर रहा है, गया तो स्कूटर पे तो आया साइकिल पर है। तो अगर सेम ही दूरी हो तो हमें औसत चाल ज्ञात करने के लिए जो समय कार्य में किया था उसी के जैसा कार्य करना है। तो ये क्या है? चाल। ये भी क्या है? चाल। दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो दूरी आएगी, दूरी। एलसीएम क्या होगी? दूरी। तो मान लो गया 64 की स्पीड से था, 64 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, तो जाने में समय कितना लगा? 1। अब आते समय भी 64 की दूरी उसने तय की है, आते समय भी 64 की दूरी तय की है और 16 की स्पीड से तय की है, तो आने में कितना समय लगा होगा? 16 चौके। तो गया 64 की दूरी, आया 64 की दूरी, तो ये तो होगी कुल दूरी, जाने की 64 आने की 64। जाने का समय और आने का समय, कुल समय हो गया 4 और 1, तो ये हो जाएगी आपकी औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। 64 और 16 का एलसीएम लिया, 64 ही आया, तो मान लेते हैं 64 ही वो दूरी है, तो 64 जाने की भी दूरी हो जाएगी, 64 आने की भी दूरी हो जाएगी। जाते समय लगा था 1 घंटे, आते समय लगा 4 घंटे, क्योंकि ये जाने की चाल और ये आने की चाल। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय 64 हो जाएगा 128, 5 का भाग दे देते हैं, औसत चाल आ जाएगी। तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 6 का 30, ये औसत चाल आ जाएगी 25.6। ठीक है, 25.6। तो अगर सेम दूरी हो तो अपने इसको आसानी से कर सकते हैं। ये लो एलसीएम का क्वेश्चन आ गया आपके। तो 5 घड़ियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो घड़ियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी? तो अपने क्या करेंगे? समय का एलसीएम लेंगे। ध्यान रखना समय का एलसीएम लिया जाता है, तो घड़ियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार वो क्या है कि धावक पर ये सवाल पूछ लेता है, और धावक पे जब सवाल पूछता है तो वो धावक की चाल दे देता है, और एलसीएम हमेशा समय का निकलता है। तो आपको क्या करना होगा? अभी दूरी दी होगी, धावकों की चाल भी दी होगी, भाग देके पहले समय ज्ञात कर लेना,
फिर समय का एलसीएम, समय का एलसीएम, एलसीएम लेना सिखाते हैं आपको। भी 12 क्या होता है, 12 होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 होता है 2 की स्क्वायर, 18 होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 9 होता है 3 की स्क्वायर, 24 होता है 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 8 क्या होता है, जैसे 4 2 की स्क्वायर वैसे 8 2 की क्यूब। 36 होता है 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 3 की स्क्वायर और 4 2 की स्क्वायर, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब एलसीएम के अंदर हाईएस्ट घात ली जाती है, तो 2 की हाईएस्ट घात है 2 की क्यूब, 3 की हाईएस्ट घात है 3 की स्क्वायर, और 5 की हाईएस्ट घात है 5। बस ये एलसीएम हो गया। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और 8 पंजे 40, और 9 चौका 36, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। अब 360 सेकेंड में मिनट कितने होते हैं, मिनट, तो 360 सेकेंड में मिनट कितने होते हैं, भाग दे लो 60 का, तो 6 मिनट होते हैं, 6 मिनट। तो 9 बजे तो सारी घड़ियों के अलार्म सेट किए गए, 5 घड़ियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, तो उसके बाद 6 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, 6 मिनट के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, तो 9 बजकर 6 मिनट पर ये घड़ियां एक साथ बजेंगी, 9 बजकर 6 मिनट, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए हमें इनका एलसीएम ले लेना है। तो 9 बजे एक साथ बजे थी, उसके बाद 6 मिनट के बाद में सारी बजेंगी, तो 9 बजकर 6 मिनट पर ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। ये अपना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। 80,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपए होते हैं। ऐसे सवाल में आपको ध्यान रखना है मिश्र धन आता है ऊपर और मूलधन आता है बटे, मिश्र धन बटा मूलधन, ठीक है। इसको भी आप फ्रैक्शन के हिसाब से देख लो, 10% का क्या होता है 1/10, तो 10 तो मूलधन है और 1 क्या है ब्याज है, तो इसमें भी 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी 11/10, 11/10, 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 10 का क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 10 की पावर कितनी है और ये 11 की पावर कितनी है, जितनी पावर है उतना ही समय, ठीक है। तो 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग दे देते हैं, 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 छिक्का 48, 8 चौका 32 और 8 एकम 8, तो ऊपर तो बच गया 14,641 और बटे में बच गया 10, ठीक है। और ये 10/11 की, ये 10 की पावर आपको दिख नहीं रहा 4 है, 4 0 है, इसका मतलब 10 की पावर 4 है, और ये 11 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 7, 10 की पावर 10,000 है, 10,000 में 4 0 होते हैं, 10 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4 है। कैसे, 11 की पावर 2 करोगे, 11 की पावर 2 करोगे 121, और 121 की स्क्वायर करोगे तो 121 की स्क्वायर है तो 142, और 21 की स्क्वायर 441, तो ये देख लो ये हो जाएगा आपका 14,641, तो ये 11 की पावर 4, तो ये 11 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 4 है, इसका मतलब समय कितना हो जाएगा 4 7, जितनी पावर उतना समय। तो आपको ये भी नहीं करना कि भी हमें कैसे पता लगेगा किसकी पावर है, ये 11 की पावर होगी और ये 10, यानी यहाँ जो भी मान होंगे उन्हीं की पावर। तो अपने को ये नहीं भी पता चल रही तो ये तो पता चल रही है भी यहाँ क्या नाम से 10 की पावर 4 है, 10,000 में 4 0 मतलब 10 की पावर 4 है, आगे भी पावर 4 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो आज की शिफ्ट लगभग कंप्लीट होने पर है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर अपने जैसे समय मिलेगा नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को सोल्यूशन करवा।
9 सेमी त्रिज्या 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास, तो देखो शंकु को पिघलाकर बेलन बनाए, किसी को भी पिघलाकर बनाए तो आयतन बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का, शंकु का आयतन बराबर बेलन का, किसी भी एक बेलन का आयतन, ठीक है। किसी भी एक पदार्थ को पिघलाकर दूसरा बनाया जाता है तो आयतन हमेशा समान। शंकु को पिघलाया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, नाम रख देते हैं 1, और बेलन का आयतन पाई आर की स्क्वायर एच, इसका नाम रख देते हैं 2, ये 1 ये भी। तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा। अब 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले शंकु, तो ये शंकु की त्रिज्या और ये शंकु की ऊंचाई रख देते हैं 1/3। शंकु की त्रिज्या है 9, तो 9 गुणा 9, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 15। बेलन का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई तो दी हुई है, त्रिज्या हमसे पूछी है, यानी R2 की स्क्वायर गुणा ऊंचाई दी हुई है 45, तो कट कर देंगे। देखो 15 तिया 45, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो R2 की स्क्वायर बराबर में है 9, इसका मतलब R2 क्या हो जाएगा 3, रूट स्क्वायर हटेगी रूट लगेगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। तो त्रिज्या है 3, हमसे क्या पूछा है, हमसे व्यास पूछा है। व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या हमें पता ही चल गई 3 है, तो 3 दूनी 6, त्रिज्या का डबल क्या हो जाता है 3 दूनी 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सेकंड लास्ट। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ है 18%, तो टेबल का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है ना। तो लाभ हानि के करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। लाभ हानि इंपॉर्टेंट है। देखो 18% का लाभ हुआ है, फ्रैक्शन बनाते हैं पहले फिर इसको हल कर देंगे। 18% का लाभ हुआ है, 18% का फ्रैक्शन हो जाएगा 18/100, ठीक है। 2 नीम 18, 2 का भाग देंगे तो ये लागत हमेशा बटे में होती है, ठीक है। और ये जो 9 है ये क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो 50 रुपए पर 9 रुपए का लाभ हो गया, तो लागत प्लस लाभ बटा में बराबर में विक्रय, ठीक है। अब लागत आपकी कितनी आ गई 50, और इसके ऊपर लाभ कितना हुआ है 9, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 59। 59 की वैल्यू दी हुई है 2832। अगर 2832 59 की वैल्यू है तो हमें चाहिए लागत मतलब 50, ठीक है। तो अब 59 का भाग ही देना पड़ेगा और कोई इलाज है नहीं, तो भाग देने के लिए हम थोड़ी सी जगह, ठीक है, यहाँ भाग देंगे। अगर अपने यहाँ भाग देंगे 2832 में 59 का, तो 6 चौका 24, तो लगभग 24 पे जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 निम्मा 36, 4 5 20 और 4 24, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, और 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, ऊपर से उतारेंगे 2, ठीक है। तो लगभग 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, और 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, सही है 28 32। तो लगभग 9 पर जाएगा क्या, 9 8 है 72, 8 पे चला जाना चाहिए, 9 8 है 72, तो 8 निम्मा 72, और 8 5 40 और 4 47, 28 32 है ना, हमारे गुणा करने में मिस्टेक है ना। 4 निम्मा 36, हासिल की 3, 4 5 20 और 3 23, ठीक है ना, 24 लिख दिया, ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 4,
अब चला जाएगा पूरा पूरा। 48 पर ये इसको कट कर देगा और 48 गुना 50 करेंगे तो क्या आ जाएगी, लागत आ जाएगी 48 गुना 0, 8 5 40, 5 चौका 20 और 4 24, तो 2400 रुपये जो आपका क्रम में। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपकी पहली शिफ्ट कंप्लीट, और अगली बार मिलेंगे तो अगली बार अपने नेक्स्ट शीट पे चर्चा। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सारी सूचना डाल देंगे। तो जो भी नया स्टूडेंट जुड़ना चाहता है अपने कंप्लीट कोर्स एसएससी जीडी का करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ में करवाएंगे। देखो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 41 है, 43 है, 47 है, 3 ही अभाज्य संख्याएं। ये नंबर सिस्टम का होगा। नहीं, इसमें नंबर सिस्टम में क्या कमी रहेगी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं दिया, सबसे ज्यादा लाभ आने के क्वेश्चन। तो आज अपने इतना ही रखेंगे, एक शिफ्ट आज अपने कंप्लीट करवाई है, अगली बार जैसे मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करा। ठीक है।